5 घंटे तक मंथन, हर सीट पर चिंतन और फाइनल हुई 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की सूची। अब इंतजार है तो आधिकारिक ऐलान का, उन नाम का जिस पर बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में दांव लगा रही है। अंदरूनी सर्वे और विनिंग फैक्टर के आधार पर तैयार इस लिस्ट के बाद से कई बड़े चेहरों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पार्टी ने तय किया है कि किसी भी तरह का समझौता किसी भी सीट पर नहीं किया जाएगा। लिस्ट जारी करने से पहले ही साथियों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी साझा कर लिया गया है, ताकि आखिरी वक्त में किसी तरह का बदलाव करने की नौबत न आए और जैसे ही नाम का ऐलान हो जाए, पार्टी अपने सहयोगियों के साथ चुनावी समर में कूद पड़े। ये पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरा खाका तैयार है। सीट शेयरिंग को लेकर रणनीति भी बन गई है और साथ ही जानकारी ये भी है कि कई सिटिंग एमपीज के टिकट भी कटेंगे। तो बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए कड़ी मशक्कत की है। बताएंगे आपको आगे किन किन राज्यों में कौन से चेहरे रिपीट किए जाएंगे और कौन से चेहरे दोबारा चुनावी रण में बतौर प्रत्याशी नजर नहीं आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको उम्मीदवारों के सिलेक्शन का प्रोसेस बता देते हैं कि आखिर फाइनल किए गए नाम किस आधार पर हैं। पीएमओ ने डायरेक्ट फीडबैक लेने के लिए नमो ऐप पर जनता से सांसदों के बारे में फीडबैक लिया। नमो ऐप पर अपने अपने क्षेत्र में 3 सर्वाधिक लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम पूछे गए और पार्टी ने पिछले 2 सालों में बीजेपी सांसदों से लगातार उनके काम के बारे में रिपोर्ट मांगी। हर लोकसभा में जिता उम्मीदवार तय करने के लिए 4 से 5 सर्वे कराए गए। बीजेपी ने सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों से हर संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट भी मांगी। एक सर्वे राज्य बीजेपी अध्यक्ष ने करवाया, यानी कि एक सर्वे जो है प्रदेश संगठन की तरफ से करवाया गया एक प्रोफेशनल एजेंसी से। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने सर्वे करवाया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह एक सर्वे लेकर बैठते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में हर संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। इन मंत्रियों से कहा गया कि वो लोकसभा सीटों का दौरा करें, सांसदों के बारे में रिपोर्ट लें। मंत्रियों और संगठन से मिली रिपोर्ट को प्रदेश स्तर पर चुनाव समिति की बैठक में रखा गया और फिर उसी तरह से संगठन के ढांचे के साथ ही आगे बढ़ता गया। संगठन महासचिवों ने आरएसएस का फीडबैक भी रखा। राज्यों की चुनाव समितियों की बैठक में हर संसदीय सीट पर उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार किया गया। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले हर राज्य के कोर ग्रुप के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ बैठक की। इन बैठकों में भी हर सीट पर संभावित उम्मीदवारों के नाम की चर्चा की गई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले प्रधानमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक लंबी बैठक हुई। इस बैठक में भी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई और उसके बाद जो नामों का पैनल था या नामों की लिस्ट कह लीजिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्यवार उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा जो आज सुबह तक चली है। बीजेपी ने हर सीट के हिसाब से रणनीति तैयार कर ली है। ये देखा गया कि हर सीट को जीतने के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है, जिताऊ कौन हो सकता है। अगर दूसरी पार्टी का है तो उसे भी बीजेपी में लाने के लिए पूरा जोर लगाया जाए। इसके लिए बाकायदा हर राज्य में और केंद्रीय स्तर पर समितियां बनाई गई। जो दूसरी पार्टी में भी अगर विनिंग कैंडिडेट है तो उसको अपनी पार्टी में लाने का प्रयास कर रही है। जिन सांसदों का प्रदर्शन ठीक नहीं है उनका टिकट बिना किसी झिझक के काटा जाएगा। ये पहले से ही तय था। इससे मोदी फॉर्मूले के तहत भी आप देख सकते हैं। पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि हर सीट पर कमल लड़ रहा है, यानी प्रत्याशी से ज्यादा मैटर पार्टी और खुद प्रधानमंत्री का चेहरा है। हालांकि ज्यादा ओबीसी सांसदों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। 2019 में बीजेपी के 303 में से 85 ओबीसी सांसद जीतकर आए थे। तो ये तो बताया हमने सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन अब आपको देते हैं उन दिग्गजों की जानकारी जिनका नाम पहली लिस्ट में आ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है और इसके मुताबिक नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री तीसरी बार बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से कैंडिडेट होंगे। गृह मंत्री अमित शाह अपनी सीट से गांधीनगर से लड़ेंगे गुजरात से, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से राजनाथ सिंह फिर से एक बार चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी पिछली बार जीती अमेठी में, इस बार फिर से वो इसी जगह से अमेठी से ही गांधी परिवार के क्या किसी कैंडिडेट को चुनौती देंगे देखना होगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से इनका नाम तय माना जा रहा है। ओडिशा अपने होम स्टेट से लड़ेंगे संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, जहां लगातार वो दौरा कर रहे हैं और इसको लेकर फोकस भी दिखे। ओडिशा की पूरी सीट जहां संबित पात्रा पिछली बार बहुत क्लोज फाइट में बीजेडी से हारे थे, लगभग 12,000 वोटों से उनको शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इस बार बीजेपी ने फिर से उनको मौका दे सकती है पार्टी, माना जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हालांकि थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी दिख रही है। क्या वो गुना से लड़ेंगे जहां से 2019 में हारे थे केपी यादव से, या ग्वालियर राजघराने के महाराजा ग्वालियर से ही चुनावी रण में उतरेंगे? ये सवाल लगातार चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं ये कहा जा रहा है।
लेकिन इसको लेकर भी संशय है। उनका अपना गृह क्षेत्र है विदिशा, जहां से वो पहले सांसद भी रहे हैं, या फिर राजधानी भोपाल से उनको मौका दिया जाए, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट सकता है, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। तो भोपाल और विदिशा को लेकर चर्चा चल रही है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा से हैं, लेकिन इनको राजस्थान की बजाय, उनका होम स्टेट जो है राजस्थान के बजाय हरियाणा से और खास करके अहिरवाल के किसी सीट से मौका दिया जा सकता है, जिसमें सबसे आगे नाम है भिवानी बल्लभगढ़ लोकसभा सीट का। सर्बानंद सोनोवाल सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। डिब्रूगढ़ से एक बार फिर से उनको मौका दिया जा सकता है। यहां से पहले किसी जमाने में सांसद थे, लेकिन तब बीजेपी से नहीं, एजीपी से हुआ करते थे। रविंद्र रैना कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक नेताओं में पहचान है, मीडिया में भी रहते हैं। उनको राजौरी अनंतनाग से बीजेपी इस बार उतार सकती है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला एक बार फिर से कोटा से ही उतर सकते हैं, इसकी संभावना है। मनोज तिवारी पूर्वांचल के वोटर्स के बलबूते पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी नॉर्थ ईस्ट से ही उनको दिल्ली से ही टिकट दिया जा सकता है। परवेश वर्मा की भी सीट कंटिन्यू हो सकती है वेस्ट दिल्ली से। लेकिन एक बड़ा नाम सेलिब्रिटीज का भी है। पवन सिंह भोजपुरी सिंगर हैं, एक्टर हैं, और उनको लेकर चर्चा चल रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उनको टिकट दिया जा सकता है। याद करिए, ये वही आसनसोल है जहां से बाबुल सुप्रियो चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बने थे, लेकिन जब राज्य में 2021 में भारतीय जनता पार्टी हारी, बाबुल सुप्रियो भी उस वक्त अपना विधानसभा क्षेत्र जहां से चुनाव लड़ रहे थे वो हारे, और उसके बाद वो टीएमसी में चले गए और उनको ममता सरकार में मंत्री बनाया गया। तो इन नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है, बस इंतजार लिस्ट का किया जा रहा है।